बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद महमूद गिलानी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर एक नई वीडियो और एक नया कानूनी सवाल और उसका जवाब लेकर। आज का जो टॉपिक है मेन हमारा ये है कि जो चेक हम किसी को दे देते हैं, किसी से पैसे लेके, उधार पैसे लेके या कर्ज लेकर, तो चेक जो है, जो बैंक का चेक है, उसको हम दे देते हैं। वो मुकर्रर तारीख के ऊपर अगर उसमें बैंक में अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो वो डिसऑनर हो जाएगा। बैंक में प्रेजेंट करेंगे जब, तो वहाँ पे एक जो स्लिप है वो लग जाएगी, डिसऑनर स्लिप जिसको कहते हैं। अभी पर्चा कहाँ तक करवाया जाए? मसलन अगर कराची का चेक है, कराची में वो बैंक है जहाँ पे उसने कैश होना है, तो आप लाहौर में हैं, तो अभी आप उधर जाके तो पर्चा नहीं करवा सकते कराची में। तो उसमें बेहतर यह है कि अगर आपका लाहौर में है तो लाहौर में जो आपका जहाँ पे बैंक वाक़ है, तो उसकी जो हदूद है उस थाने में, जैसे हमारे ये लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, तो इसकी जो हदूद है वो नारकली थाना है। तो अगर यहाँ पे आपने जमा करवाया है, वो आगे कोयटा में उसका बैंक अकाउंट है, जहाँ पे भी वो चेक जाएगा तो वापस वो इधर ही आएगा। तो अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो आप यहाँ पे नारकली थाने में पर्चा दर्ज करवा सकते हैं, जुरिस्डिक्शन जो है। तो ये तरीक़ेकार है। अगर आप किसी को पैसे देते चेक लेते हैं तो अपने नाम का चेक लें। आप वो जो ऊपर सेल्फ नहीं लिखा होता, जहाँ पे सेल्फ, वहाँ पर अपना नाम लिखवाएं उससे, फिर उसके साइन आप करवाएं और उसके बाद जो डेट है वो डेट भी उससे डलवाएं, क्योंकि डेट आम तौर पे हम लोग जो है वो चेक ले लेते हैं डेट के तरह, तो डेट ना पाओ। तो वो जो डेट है उसमें क्या आप अपनी मर्जी पर डालते हैं, उसमें कबाहत क्या आएगी कि उसमें जब वो कोर्ट में जाएगा मामला, वो आप डेट डाल के उसमें चेक अगर कैश हो गया ठीक है, अगर ना कैश हुआ तो वो डिसऑनर हो जाएगा। तो आप अभी पर्चा भी करवा देते हैं, तो जो कोर्ट में बड़ा मसला बन जाएगा कि उसकी जो लिखाई है, हैंड राइटिंग जो है वो और हो जाएगी, तो वो नीचे और हो जाएगी। बाज़ बार पेंसिल जो है, पेंसिल की स्याही जो है वो तकरीबन हर पेंसिल की स्याही मुख्तलिफ हो जाती है, तो उसमें अगर नीचे लिखा हुआ है उसकी जो रकम भरी हुई है 5 लाख रुपीज़ या जितना भी, तो ऊपर अगर ऊपर वो जो डेट है उसमें वो उसकी जो स्याही है वो और आ जाती है, तो कोर्ट में वो भी इस चीज़ का उसको बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो उस मुल्ज़म को जाएगा कि जनाब ये देखें, ये इन्होंने ये ज़बरदस्ती मुझसे चेक लिया था और डेट ऊपर रखी थी, और वो कुछ भी उसमें वो बहाना करके तो उसको वो छूट सकता है। तो उसमें अपने नाम का आप चेक लें। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था चेक के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि बहुत मुफीद बातें जो हैं वो आपको पता चली होंगी। अभी आपसे हम सवाल लेंगे, उसका मैं जवाब दूंगा। अगर आपके दिल में कोई भी सवाल आता है तो आप जो है वो बिल्कुल आप बताएं। मेरा गिलानी साहब आपसे एक सवाल है कि चेक की जो अमाउंट है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? यानी ये जो है, ये मैंने पढ़ा है कहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, कि चेक की एक मिनिमम अमाउंट होना भी ज़रूरी है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि इसी से रिलेटेड है मेरा, क्योंकि बिजनेस से ताल्लुक़ है, हमें जो शॉपकीपर्स हैं वो अपने पैड पे या किसी चीज़ पे रिसीविंग देते हैं, तो आया उसकी अहमियत भी चेक जितनी है? उसकी जो वैल्यू है वो चेक जितनी नहीं है। उसमें अगर वो कोई रिसीविंग देते हैं तो वो आप उसका सिविल कोर्ट में एक उस दावा कर सकते हैं रिकवरी का या जो भी है। अगर दुकानदार, अगर आपको कोई, अगर दुकानदार मीन कि आपने उससे कोई चीज़ ली है तो उसमें या स्टॉक दिया है तो वो रसीद देते हैं, तो उसके लिए ये है कि अगर वो आपको चीज़ जो है वो गलत देता है तो उसके लिए आप वो रसीद साथ लगा के कंज्यूमर कोर्ट में आप जो है वो उसके खिलाफ दावा दायर कर सकते हैं कि जी मैंने ये चीज़ जो है इससे ली है, ये गलत निकली है, मैं इसको वापस करने के लिए गया हूँ, तो ये इसने वापस नहीं की। तो वो जब कंज्यूमर कोर्ट उसको बुलाएगी तो वो बड़ा उसमें वहाँ पे उसको जलील ख्वार होना पड़ता है। पुलिस रिपोर्ट से रिलेटेड था सवाल कि पुलिस रिपोर्ट किसी भी केस के सिलसिले में हुए तो वो उसकी कानूनी वैल्यू उस तरह से नहीं रहती जैसा आपने जिक्र किया कि जी अगर वो अपनी तरफ से या किसी प्रेशर के थ्रू बना देते हैं आपके अगेंस्ट या नहीं बनाते, तो उस केस में आप लीगली उसको किस तरह से एडवाइस करते हैं? जी शाह साहब, बिल्कुल इसमें यह है कि जो हमारा कानून कहता है वो ये है कि कानून पुलिस रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है अदालत में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी पुलिस तफ्तीश करती है कत्ल के केस में, तो
पुलिस जो है उसमें वो टिका के गुनाहगार कर देते हैं मुल्जमान को। तो हम उनको कोर्ट में जब उनको साबित करते हैं कि ये जो इन्होंने तफ्तीश जो है ये बददियानती से की है, बदनीति से की है, तो वो जो हम उनको बाइज्जत बरी करवा लेते हैं। या जो उनका जो चलान आता है कि वो पुलिस पैसे लेके, मसलन अगर कोई कत्ल का केस है तो वो पैसे लेके उसको बेगुनाह कर देती है, तो हम उनका वो चलान आता है उसका कि ये इनका जो पर्चा डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन हम वो जो उसका जो चलान है तो वो उसका जो जज है वो चलान को कहता कि नो, इसका पूरा ट्रायल होना चाहिए। तो वो जो बेगुनाह लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो हज़ारों जो हैं वो सजाए मौत हुए हैं। तो इसलिए पुलिस की रिपोर्ट जो है, पुलिस की कोई रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं अदालत के अंदर, अदालत में उसकी कोई वैल्यू नहीं, जज उसका पाबंद नहीं है उसका। तो सर आपने एक बात ये की थी कि किसी भी सरकारी जो मुलाजिम के लिए जो है चाहे 1 घंटे की सजा भी जो है वो मौत के मुतरादिफ है। तो अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आपने बात की, लेकिन अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हवाले की बात इससे हट के देखें कि कोई भी जुर्म हो उसमें उसे जो है उसने कोई जुर्म जो है वायलेशन की हो तो उसकी सजा भी उसके लिए ऐसे ही उसके मुतरादिफ है। जी बिल्कुल जी सर, जो कानून यह है कि जो सरकारी मुलाजिम है जब उसके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज हो जाएगा तो वो फौरी तौर पे सस्पेंड हो जाएगा, वो नौकरी से वो सस्पेंड हो जाएगा। उस वक्त तक वो सस्पेंड रहेगा जब वो उस ट्रायल में से अगर बरी होता है, अगर वो बरी होता है तो बरी होने के बाद वो वापस आके फिर वहाँ पे अपने जो ऑफिसर है मुतलका उसको दरख्वास्त देगा, जी मैंने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया है तो मुझे जो है वो नौकरी पे दोबारा बहाल किया जाए। और अगर उसको सजा हो जाती है तो फिर तो वो सजा याफ्ता हो गया, फिर तो वो नौकरी से निकल जाएगा। और आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर जो यूसुफ गिलानी थे उनको जो सजा हुई थी वो 1 मिनट कुछ सेकंड हुई थी, 20 सेकंड हुई थी, 30 सेकंड हुई थी, तो वो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं रहे थे वो। तो इसलिए जो भी गवर्नमेंट मुलाजिम है उसको जो सजा है ये उसकी मौत होती है, उसकी जो जॉब है वो एट द स्टेक होती है। तो इसलिए ये जो गवर्नमेंट मुलाजिम, इसलिए मैंने कहा ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसको आप अच्छे तरीके से अगर आप साबित कर देते हैं कि उसने तौहीन की है, वो जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जाता है तो अगर वो उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया कोई काम, कोई ऐसा ऑर्डर, तो वो फौरी तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो इम्प्लीमेंट करके वो कोर्ट में आके जवाब देगा जी मैंने ये पर्चा दर्ज कर लिया है, मैंने ये आपके कोर्ट की हुकूमत नहीं की। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है वो बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, वो खतरे वाली बात होती है। जी गिलानी साहब, मेरा ये सवाल है कि अगर एक चेक दे दिया है और FIR कट गई है, क्या उसके लिए बुरी जमानत जरूरी है या कन्फर्म जमानत, या कब तक वो जमानत होगी? इसमें यह है कि जो जज है उसकी ये डिस्क्रिशन है, अगर वो समझता है कि ये केस जो है ये फर्दर इंक्वायरी का है, इसमें आगे वो मैटर जो है वो इसमें और कोर्ट में आगे इंक्वायरी वाला मामला है, तो जब इसमें फर्दर इंक्वायरी का हो जाएगा कि जिसमें डाउट वाली बात हो तो वो उसकी जमानत जो है वो आमतौर पे ले लेते हैं। लेकिन अगर उसको पता चल जाए कि नहीं ये तो आदि ये मुजरम है या उसके खिलाफ पहले भी इस तरह के जो मुकदमा दर्ज हैं तो आमतौर पर उसकी जमानत नहीं होती। ये जज की मुकम्मल तौर पर डिस्क्रिशन है कि उसकी जमानत ले या ना ले। गिलानी साहब, आप ये बताइएगा कि अभी आप बता रहे थे कि चेक में जो ना दहिंदा है उसको पुलिस पकड़ ले या जज साहबान के पास ले जाए, तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने वाले SHO साहबान, DSP साहबान या इंस्पेक्टर साहबान, क्या इनके लिए भी ऐसा ही कानून है कि इनको पूछा जाए कि इन्होंने इसकी वायलेशन क्यों की? इसके बारे में ज़रा बताएंगे। जी अजीज शेख साहब, इसमें यह है कि बिल्कुल सजाएं जो हैं मिलती हैं, क्योंकि हम तो कोर्ट्स में होते हैं, तो आप अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनकी जो है वो तनख्वाहें जब्त हो जाती हैं पुलिस वालों की, उनको सजा भी मिलती है। अगर किसी का चेक गुम हो गया है या चेक लिया ही नहीं है, जुबानी बात हुई है, लेकिन वो जो है ट्रस्ट किया किसी ने एक दूसरे पे, लेकिन वो ऑडियो की सूरत में सबूत मौजूद हैं, पैसों की बातें हो रही हैं, ये है वो है, उसके नंबर से हैं, तो क्या इस पे कुछ हो सकती है कानूनी कार्रवाई? जी बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें यह है कि अगर कोई चीज़ नहीं ली लेकिन वीडियो या ऑडियो के ऊपर ही बातें हैं, वो एविडेंस है, तो उसमें यह है कि फिर चेक का फिर पर्चा तो नहीं होगा, क्योंकि चेक का पर्चा तो अगर चेक है आपके पास तो होगा। अगर कोई ऐसा मामला है कि अगर आप पैसे किसी को दे रहे हैं, वीडियो बन रही है, और उसमें यह है कि आप रिकवरी ऑफ अमाउंट का दावा कर सकते हैं, लेकिन वो जो वीडियो है
उसको फोरेंसिक जो है उससे टेस्ट होगी कि ये वाकई जेन्युइन वीडियो है, इसमें कोई ऐसे इसको एडिट तो नहीं किया गया, या तो फिर अगर वो एक एविडेंस जो है अगर फोरेंसिक उसको ऑडियो या वीडियो उसमें वो अगर रिपोर्ट देता है कि ये ठीक है, तो फिर रिकवरी ऑफ अमाउंट के दावे में आप उसको एज ए सबूत पेश कर सकते हैं उसमें। वो कहता है जिसके साथ मैं लेन देन कर रहा हूँ इस पे मुझे एतमाद नहीं है, गारंटी थर्ड पर्सन है, गारंटी के तौर पर मैं चेक दे देता हूँ, तो उसकी क्या वैल्यू है? देखिए जी, जो एक्चुअल जो कानून है वो तो ये है कि जिसने पैसे लिए हैं वो ही चेक दे, कानून तो ये है। लेकिन अगर गारंटी के तौर पे कोई अगर चेक दे देता है तो जो गारंटी के तौर पे चेक देता है उसके खिलाफ भी जो पर्चा है वो 499F जो दफा ताज़रात पाकिस्तान, उसके खिलाफ भी पर्चा होगा, बेशक वो गारंटी का चेक है। कि अगर चेक किसी और के नाम का है लेकिन मैंने लेट से अपने दोस्त से चेक लेके आगे किसी को दिया है, पेमेंट की है लेट से ज़मीन के लिए किसी और चीज़ के लिए, तो उस केस में क्या सूरत हाल होगी अगर वो बंदा इस चीज़ पे फ्रॉड कर जाता है कि वो आपको ज़मीन नहीं देता या जो जिस चीज़ के लिए भी आपने चेक दिया है, नाम आपके नहीं है वो चेक, लेकिन आपने किसी और का चेक लेके, जिसका चेक है उसके खिलाफ वो पर्चा दर्ज होगा, जिसका चेक नहीं है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं होगा। जैन साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर कोई शख्स ऐसा आपको चेक देता है जिसमें चेक के ऊपर उसका नाम प्रिंट नहीं होता, लेकिन वो शख्स ये कहता है कि वो मेरा अकाउंट होल्डर हूँ, मैं, मेरा ये चेक है, लेकिन बाद में वो फेक निकलता है, वो चेक उसका नहीं होता, उस सूरत में क्या होगा? देखिए जी, अगर उसका चेक नहीं है वो और किसी का दे देता है तो फिर उसके ऊपर डबल जो है वो जिम्मेदारियां पड़ जाती है उसके ऊपर। फिर अगर तो उसका चेक होता तो फिर 489F ताज़रात पाकिस्तान की दफा लगनी थी। अगर वो इस तरह का किसी का और का देता है चेक तो फिर उसके खिलाफ जो है वो 420, 468, 471 की कार्रवाई होगी कि उसने किसी का जो डॉक्यूमेंट्स वो फेक बनाया और उसको उन्हें इस्तेमाल किया, तो फिर उसके ऊपर जो है 499F के साथ साथ जो है वो बाकी दफात भी उसके खिलाफ लगेंगी। अच्छा गिलानी साहब, ये भी बताइएगा कि ये अब जो किस्तों वाले हैं, जस्ट लाइक किस्तों वाले हैं, किस्तों पे चीजें देते हैं जो किस्तों पे चीज़ें देते हैं, मोटरसाइकिल, साइकिलें, गाड़ियाँ, तो वो चेक बगैर अमाउंट भरे ले लेते हैं और उस पे क्लाइंट के साइन करवा लेते हैं कि जी इतनी मुद्दत में आप हमें पैसे दें, अगर नहीं देंगे तो ये चेक आपके हमारे पास। तो उस सूरत में क्या पोजीशन होती है कि क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई राइट है या कोई गलत है, उसके बारे में जरा बताइएगा। जो किस्तों वाले हैं वो अमाउंट नहीं भरते और तारीख भी नहीं उसमें भरते, तो वो चेक सैन चेक के ऊपर करवा के तो अपने पास रख लेते हैं। तो इसमें यह है कि इस तरह का जो चेक जो देता है बंदा, उसको समझाने की जरूरत है, उसको जूते मारने की जरूरत है कि उसने वो क्यों चेक दिया है। उसने ये वो जो किस्तों वाले वो तो बड़े अक्लमंद हैं, वो तो शिकार को फंसाते हैं, तो उन्होंने फंसा लिया। उसमें अगर वो जो किस्त है वो 20,000 की है, वो चेक जो है उसमें 20-50 लाख का भर देते हैं वो। तो उसमें जो कोर्ट ने तो ये साबित उसमें देखना है कोर्ट में कि चेक में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें वो इस तरह के जो बंदे जो चेक देते हैं ये उनको समझाने की जरूरत है, उनको चाहिए कि वो इस तरह का चेक कभी ना दें, और ये इसमें कानून में कोई ऐसा मामला नहीं। दूसरा, किस्तों वाली मैंने एक जो मेरा अगर आप चैनल सब्सक्राइब करें तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस्तों वाले जो किस तरह बंदे को लूटते हैं और वो कैसे करते हैं। तो वो चैनल मेरा महमूद गिलानी TV 1 यानी कि TV 1 अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसको रिसर्च करेंगे तो आप उसमें वो आ जाएगा किस्तों वाला। तो इसमें जो चेक में रकम भरी जाएगी वो उसका उतना जिम्मेदार होगा वो बंदा जिसने चेक दिया है। तो ये दूसरा जो किस्तों वाले हैं वो किसी भी चीज को उसके घर से जैसे पंखा उतार के ले आते हैं या मोटरसाइकिल छीन के ले आते हैं कि उन्होंने किस्तें नहीं दी, तो वो नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ डकैती का या चोरी का पर्चा दर्ज कराएं। किस्तों वाले अगर अपनी रिकवरी करना चाहते हैं तो वो कोर्ट में जाएंगे और अपनी रिकवरी के लिए वो ऐसे जाके तो वो चीज को उठा के या छीन के नहीं ला सकते। जी नाजरीन, आज की वीडियो मैं महसूस करता हूँ कि आपके बहुत काम आई होगी और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। और इस तरह की वीडियोस मज़ीद देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल आईडी है महमूद गिलानी TV 1। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा चैनल आईडी है महमूद गिलानी TV 1। मिलेंगे इंशाल्लाह
दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।